मेरी जो बैकग्राउंड है पूरी फार्मर बैकग्राउंड है, सब खेती बाड़ी वाले हैं, सब किसान हैं। पुणे में सर्विसेज की टीम बनती है, वहां से मैं सिलेक्ट नहीं होता। वो जो ओलंपिक का चांस था लंदन ओलंपिक्स का, वो मुझे नहीं मिलता है। 24 घंटे से ज्यादा की जर्नी हो चुकी है, जिसमें मैं फ्लाइट में भी हूँ, मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा, मैं कहीं टैक्सी के अंदर भी सो रहा हूँ और मैं सिर्फ ट्रेवलिंग में हूँ, मुझे अब तक बेड नहीं मिला है। 3 बार ओलंपिक खेले हैं, अर्जुन अवार्डी है, उसको कोई नहीं जानता इंडिया में, और जैक पॉल को सब जानते हैं। तो अब मेरे को ये था कि जैक पॉल को ही तोड़ूं। राम राम जी, मैं प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। वैसे मेरा गांव करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गरोंडे के पास बेगमपुर। पूरी मेरी जो बैकग्राउंड है पूरी फार्मर बैकग्राउंड है, सब खेती बाड़ी वाले हैं, सब किसान हैं। मैं अकेला मेरे खानदान में ऐसा हूँ जो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और अच्छे लेवल तक भी गया हूँ। तो जब मैं स्कूल में था, लाइक 5वीं 6वीं क्लास में होगा या 7वीं क्लास में होगा, तब मैं क्लास में सबसे छोटा था। तो अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे को देख रहे होंगे, तो जो सबसे क्लास में छोटे होते हैं उनको प्रेयर में या किसी भी चीज की लाइन बन रही है उनको सबसे आगे खड़ा कर देते हैं। तो जब मेरे को क्लास में ये बातें समझ में आ गई ना, भाई सबसे छोटा हूं मैं, कमजोर हूं, तो अब मेरे को तगड़ा बनना था। तगड़ा बनना था तो उसके लिए मैं जो भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, मुझे नहीं पता था वो जिम वाले होते हैं, बॉडी बिल्डर, उस टाइम मेरे को नहीं पता था इतना। तो मैं मेरे को लगता था जो भी जिनके भी अच्छे डोले शोले हैं, जिनकी अच्छी बॉडी है, वो सब अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को भी एक अच्छा एथलीट बनना होगा, मुझे भी एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना होगा। तो मैंने एथलेटिक्स शुरू की, रनिंग वगैरह वाले। फिर मेरे को लगा नहीं, यहाँ पे भी तगड़े नहीं हो सकते, हाइट कैसे लंबी होगी। तो मेरे को क्लास में किसी ने बता दिया बास्केटबॉल खेल ले। फिर मैं बास्केटबॉल खेलने लग गया, लेकिन बास्केटबॉल के पास ही बिल्कुल बॉक्सिंग हॉल था, और वो बॉक्सिंग हॉल जो था, मतलब वो अपने आप मेरे को अपनी तरफ खींच रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं बॉक्सिंग के अंदर चला गया कि यहाँ पे तो मार पीट भी सकते हैं, और फिर मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी। तो फिर जब मैं वहाँ पे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू करता हूँ, तो कभी कभी जो दूसरे सीनियर थे मैं उनके साथ भिड़ जाता था, तो मुझे मार भी पड़ती थी। घर पे आता था तो मेरी मम्मी बोलती थी, हाँ यो के काम करके आ गया। तो हरियाणा में ऐसे बोलते हैं, मम्मी ऐसे होती है। मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को तो यही काम करना है। तो घर वाले मुझे बोलते थे कि बॉक्सिंग नहीं करनी है, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई करके, क्योंकि ना मतलब जो मेरा परिवार है उनको ये लगता था कि या तो खेती है, या खेती के बाद पढ़ लिख के ही नौकरी लग सकते हैं, या कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बट मेरा मोटिव कुछ भी वैसा नहीं था, मैंने बॉक्सिंग को कंटिन्यू रखा। तो जब मैं यमुनानगर में बॉक्सिंग करता था, मेरा एक दोस्त था, भाई ने मेरे को एक अखबार दिखाया, उसमें ना आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हुआ था कि वहां पे बॉक्सिंग या बहुत जो भी बच्चा वहां पे जाएगा ओलंपिक ओलंपिक में मेडल लेके आएगा। तो मेरे को ओलंपिक का भी नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता है, बस मेरे को ये था कि मुझे अच्छा बॉक्सर बनना है। वो कटिंग देखता हूँ तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि भर्ती है, अंबाला में भर्ती है, फिर सपाटू में भर्ती है, फिर चंडीगढ़ में, पता नहीं जलंधर में, कहीं कहीं अलग अलग जगह थी। तो जब तक मैंने वो जिस दिन देखा उस दिन वो अंबाले की चीज निकल गई थी। और फिर मेरे को ये था कि मुझे कैसे ना कैसे इसके अंदर भर्ती होना है। फिर मैं घर वालों को मनाता हूँ कि मुझे कैसे ना कैसे सपाटू जाना है। तो घर वालों का ये था कि वहां पे जाके क्या करेगा, फौज फूज में भर्ती होके क्या करना, अपने पास खेती बाड़ी बहुत है, या पढ़ ले, अच्छी नौकरी यहीं पे लग जाएगा। बट मेरा एम वहीं पे था, तो घर वाला कोई तैयार नहीं था जाने के लिए। तो पापा ने कोई पड़ोस का लड़का था, उसको मेरे साथ भेज दिया। तो यमुनानगर से जो स्पाटू था वो लगभग 2.5-3 घंटे दूर था बस में अगर जाएं। तो फिर वो लड़का मेरे साथ जाता है, हम कोई शाम को 4-5 बजे घर से निकलते हैं यमुनानगर से, पहले चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से दूसरी धर्मपुर की बस मिलती है। और जब हम धर्मपुर पहुंचते हैं तो लगभग 10-10:30 बजे बज जाते हैं। और आप सबको पता होगा कि हिमाचल में, आज से मैं आप लोगों को ये 2006 की बात बता रहा हूँ, तो आज 2023 में है, उस टाइम तो कुछ भी साधन नहीं होते थे। तो 2006 में सब लाइट बंद थी, धर्मपुर में कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था, 10:30 बजे की बात है। और हम किसी से पूछते हैं कि स्पाटू तक कैसे जाया जाएगा, कितनी दूर है, वो बोलते हैं 14 किलोमीटर दूर है। तो जो मेरे साथ लड़का गया होता है, मेरे से बड़ा होता है, वो बोलता है कि सुबह निकल जाएंगे, सुबह बस मिल जाएंगे, कुछ भी हमें मिल जाएगा, और 5 बजे तो पहुंचना है, 4 बजे चले जाएंगे हम। मैंने बोला नहीं भाई, मेरे को पहुंचना है कैसे भी, हम अभी रात को चलेंगे। और जब धर्मपुर से सपाटू जाना था, उस टाइम मेरी उम्र 13.5 साल होगी। पर मेरे अंदर जज्बा था कि मुझे इस भर्ती के अंदर जाना है कैसे भी, कभी लेट ना हो जाऊं। तो 2-2.5 घंटे धर्मपुर से स्पाटू तक चल के जाते हैं, और फिर वहां पे एक मंदिर होता है, और उस मंदिर के अंदर जाके मैं सोता हूँ, और सुबह फिर 4 बजे फिर उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था कि मुझे ऐसी भर्ती देखनी है जिससे मेरा करियर चेंज हो जाएगा। और फिर मैं 4 बजे उठ के, 4 बजे उठने के बाद 5 बजे मैं लाइन में खड़ा होता हूँ। और वहां पे भी फिर वहां पे भी वही दिक्कत थी कि सबसे छोटा मैं ही था। और पर बॉक्सिंग में वेट के हिसाब से होता है, तो मैं शायद 32-33 किलो का होऊंगा उस टाइम पे। तो लाइन में सबसे आगे होता हूं मैं, और ऐसे लाइन लगी होती है। जब रनिंग होती है, 800 मीटर या 1000 मीटर की दौड़ थी, मैं उसमें पहले नंबर पे आता हूँ।
फिर 200 मीटर होती है उसमें पहले नंबर पे आता हूँ। चीन अप्स, पुशअप्स, जो भी चीज होती है उसमें मैं सब में नंबर 1 पे आता हूँ। शाम के टाइम पे जब रिजल्ट आता है तो मतलब मेरे को अच्छा फील होता है, बट उसी टाइम एक दुख भी होता है कि यहाँ पे मैं फाइनल सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, बट लिस्ट में पहला नंबर है मेरा। अब मुझे दोबारा 4-5 दिन के बाद चंडीगढ़ जाना है, और चंडीगढ़ जो 3 जगह अंबाला, स्पाटू और जालंधर में जो ट्रायल्स हो चुके हैं उनके सब बच्चे आएंगे, और उनके सब के साथ फिर मुझे जो यहाँ पे आज काम किया है वो दोबारा फिर चंडीगढ़ में करना है। फिर मैं वापस उसी रात घर पे जाता हूँ, अच्छा खाना पीना खाता हूँ, और अगले दिन सुबह फिर स्टेडियम चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे तैयारी करनी होती है। उस टाइम पता नहीं था कुछ भी कि मतलब हमें रेस्ट लेना भी कितना ज्यादा जरूरी है, जो आज चीजें पता है उस टाइम नहीं पता था। अगले दिन जाके फिर सुबह 800 मीटर, 1000 मीटर, चिन अप्स, पुशअप्स, वो सब मैं करने लग जाता हूँ। और फिर जब 5 दिन के बाद फिर दोबारा चंडीगढ़ जाता हूँ, तब मैं इन सब चीज में फिर नंबर 1 होता हूँ। 1 महीने के बाद ट्रायल थे पुणे में, उसके लिए मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ, और फिर मैं पुणे के लिए मैं पापा को बोलता हूँ कि अब तो मेरे साथ चलो, कि और किसको लेके जाऊंगा। मुझे आज भी याद है, मैं पहली बार दिल्ली गया था, निजामुद्दीन स्टेशन पे पहली बार गया था, और वहां से एक गोवा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसमें बैठ के हम लोग पुणे जाते हैं। और पुणे जाके जिस दिन ट्रायल होते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं। और जो ये जो काम हमने नॉर्थ में हुआ था, ऐसे ही साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह ये काम हुआ था। पूरे इंडिया के बच्चे वहां पे आए थे, और जो रूटीन हमने वहां पे फॉलो किया था, रनिंग और वो सब कुछ, ये सारी चीजें फिर हम दोबारा पुणे में करते हैं। तो इन सब में नंबर 1 होता हूं मैं। फिर बॉक्सिंग के ट्रायल होते हैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के अंदर, बॉक्सिंग हॉल के अंदर। और वैसा बॉक्सिंग हॉल मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था, बिकॉज यमुनानगर में वैसी फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी। वहां पे एक पंचिंग बैग होता था यमुनानगर में, जिसको टांगते थे, ट्रेनिंग करने के बाद उतार के फिर अंदर रखना होता था, कभी चोरी ना हो जाए। और जब पुणे में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे पंचिंग बैग, 2-2 बॉक्सिंग रिंग, ये जगह है। अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं एक अच्छा स्टार बॉक्सर बन जाऊंगा। तो मुझे कैसे भी एनी हाउ ट्रायल्स में जीतना है। तो 32 से 36 किलो के जितने भी बॉक्सर होते हैं, सबके साथ मेरे ट्रायल होते हैं, और उन ट्रायल्स के अंदर भी मैं नंबर 1 रहता हूं। लेकिन आप सबको बता दूं, जो भी देख रहे हैं, उस टाइम पे मैं अच्छा बॉक्सर नहीं था, मुझे सिर्फ मारना आता था। क्योंकि मैंने बॉक्सिंग मारने के लिए की थी, लड़ाई के लिए की थी, कि मैं स्कूल में किसी से ना पिटूं, उसको मार सकूं। जो काम मैंने बॉक्सिंग में यमुनानगर में फाइट के लिए सीखा था, वही काम मैं वहां पे बॉक्सिंग रिंग में पुणे में करता हूं, और मैं बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। और मैं वहां पे मतलब वहां पे ट्रायल में मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ। ट्रायल में सिलेक्ट होने के बाद जब हम वापस यमुनानगर आते हैं, और मैं दोबारा से यमुनानगर स्कूल में जाने लगता हूँ, तो मैं वहां पे बच्चों को बताता हूँ जो मेरी क्लास में होते हैं कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ वहां पे। सब बोलते थे क्या है वहां पे, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और बहुत छोटा था मैं, लाइक शायद 10वीं क्लास में होऊंगा मैं, और तो किसी को भी नहीं कुछ पता था। और 3-4 महीने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड था। ये जो मैंने बातें बताई हैं ये 2005 की हैं। 1 जनवरी 2006 से मेरा एडमिशन हो जाता है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के अंदर। और 1 महीने पहले लेटर आता है, एक चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता है, नीरज यू आर सिलेक्टेड फॉर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बॉय स्पोर्ट्स कंपनी। तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था आज तक, मैं मानता हूं, क्योंकि वो मेरी ड्रीम थी कि मेरे को वहां पे जाके ट्रेनिंग करनी है। फिर मैं वहां के लिए सिलेक्ट हो जाता हूँ। 1 जनवरी 2006 को वहां पे पहुंचता हूँ, और मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं। मेरे दोस्त हैं विकास कृष्ण यादव, 3 बार ओलंपिक खेला है, वो उस टाइम ऑलरेडी नेशनल चैंपियन था। अजय है, दीपक है, मतलब काफी ऐसे दोस्त बने मेरे वहां से, कि जो लोग ऑलरेडी पहले नेशनल चैंपियन थे, पर मैं कुछ भी नहीं था। मुझे ये था कि मुझे अब मेरा उनके साथ कंपटीशन था कि मुझे इनसे आगे निकलना है। और फिर मैं जब वो लोग सो रहे होते थे या स्कूल में होते थे, तब मैं दिन में ट्रेनिंग करने जाता था। मैं संडे को भी ट्रेनिंग करने जाता था, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा बनना था। वहां पे एक लुइस कोच था क्यूबा से। तो जब मैं 1 महीना होता है, 2006 की जनवरी या फरवरी होती है, तो लुइस कोच मुझे बोलता है कि दिमाग नहीं है, तू बिल्कुल दिमाग नहीं है। और वही कोच अब मेरे को जब 2021 में बोलता है, तो मुझे बोलता है कि बहुत स्मार्ट बॉक्सर है तू। तो मेरा कंपटीशन वहां पे खुद के साथ ही था कि मुझे सबसे तगड़ा बनना है यहाँ पे। और फिर मैं ट्रेनिंग कर करके 1-1.5 साल में 2007 में पहली बारी जूनियर नेशनल्स खेलने जाता हूं, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आता है। और इधर फिर सब घर वाले बोलते हैं कि पुणे में क्या कर रहा है, अब 11वीं 12वीं है तेरी, क्योंकि 10वीं मेरी हो चुकी होती है 2006 में। क्योंकि घर वालों को पता भी नहीं था सच में कि नेशनल के ब्रॉन्ज मेडल की मेरे लिए क्या कीमत है। तो घर वाले बोलते हैं कि अब छोड़ दे इसको। तो मैं खुद के साथ ही कंपटीशन करता हूँ।
कि अगर 2008 की नेशनल्स, यूथ नेशनल्स होने वाली थी, आज भी मुझे याद है, नागपुर महाराष्ट्र में, तो अगर मैं वो खेलता हूं और उसमें चैंपियन बनता हूं तो ही मैं बॉक्सिंग कंटिन्यू करूंगा। आप सबको बता दूं 2008 की यूथ नेशनल्स आती है और मैं सर्विसेज टीम में होता हूं, पुणे में सर्विसेज की टीम बनती है, वहां से मैं सिलेक्ट नहीं होता। और मैं सिलेक्ट नहीं होता, मेरी जगह ऑलरेडी 2007 का जो नेशनल चैंपियन होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, मेरे को सिलेक्ट नहीं करते। फिर अपने साथ लड़ाई थी कि मैं पंजाब से जाऊंगा, मैं इधर उधर दोस्तों से बात करता हूं, पंजाब से खेलूंगा। मैं 2008 की यूथ नेशनल्स पंजाब से खेलता हूं और पंजाब से खेलने के बाद जब नेशनल्स में पहुंचता हूं, जब ड्रॉ डलते हैं और मैं ड्रॉ देखता हूं कल को किसके साथ फाइट है, तो मेरी फाइट उसी के साथ आ जाती है जो सर्विसेज का नंबर 1 होता है, जिसकी वजह से मुझे सिलेक्ट नहीं किया था और जो लास्ट ईयर का नेशनल चैंपियन था। फिर मैं सोचता हूं कि अगर मैं कल ये फाइट जीतता हूं और इस नेशनल में गोल्ड लेता हूं तो ही मैं बॉक्सिंग कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और जब मैं ड्रॉ लिस्ट देखने के बाद शाम के 7 या 8 बजे अकेले के साथ हम बॉक्सिंग में होते हैं, शैडो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम मैं सोच रहा होता हूं कि मुझे कल कैसे खेलना है, तो मैं वही प्लानिंग करता हूं कि मुझे कार्तिक को कल कैसे हराना है। तो आप जितने भी सुनने वाले हैं आप सबको बता दूं, उसकी मैंने जीरो नहीं टूटने दी। शायद 22-2 के स्कोर से, पता नहीं 24-4 के स्कोर से मैं उससे जीता, वन साइडेड था मैं। और वन साइडेड जीतने के बाद उसके बाद तो कंपटीशन में कोई बचा ही नहीं। मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड मिलता है और मतलब मेरे लिए वो बिल्कुल अलग चीज थी कि एक यमुनानगर का बॉक्सर जहां पे बॉक्सिंग भी नहीं है वो नेशनल चैंपियन बन गया है और उसे एक अवार्ड मिल गया है। फिर मैं वो नेशनल चैंपियन बनने के बाद थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए घर आता हूं और मैं इंडिया टीम में चला जाता हूं। तो मैं 2008 की यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स खेलता हूं, उसके बाद फिर मैं पहली बारी एक इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने जाता हूं। आप लोग मानोगे नहीं कि एक यमुनानगर का, एक करनाल का बॉक्सर जो 2005 में क्लास में सबसे छोटा था, वो इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने के लिए, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए वो मैक्सिको जाता है 2008 में और वहां पे रशियन बॉक्सर्स के साथ या यूएसए के बॉक्सर्स के साथ, उनके साथ वहां पे खेलता है। और जब मैं 2008 से वापस आता हूं दोबारा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में, तो मेरे जो कोच होते हैं यूथ वाले, वो मुझे बोलते हैं कि तेरे को सिलेक्ट कर लिया गया है सीनियर इंडिया टीम में। मेरी एज यूथ की थी और मुझे 2009 में जो सीनियर की इंडिया टीम थी उसके लिए सिलेक्ट हो जाता हूं मैं। तो मैं पहुंचता हूं पटियाला सीनियर इंडिया टीम में और वहां पे जिन लोगों को मैंने 2008 में टीवी में देखा था बॉक्सिंग खेलते हुए, विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार, उन लोगों के साथ मैं 2009 में जाके स्पायरिंग कर रहा हूं, उन लोगों के साथ मैं इंडिया टीम में हूं। फिर उसके बाद 2009-10 बीच में कुछ दिक्कतें आई, मतलब मेरे को ये था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, कि मुझे रेलवे ज्वाइन करना है, तो इन सब चीजों के बीच में मैं 2010 में थोड़ा सा रास्ते से भटक गया और मैं कभी रेलवे की तरफ गया, कभी आर्मी की तरफ, बट एंड ऑफ द डे मैंने 2010 में आर्मी ज्वाइन कर ली आरटी सेंटर हैदराबाद में और फिर मैं सर्विसेज से खेलने लग गया। 2010 में सुपर कप, एके मिश्रा और कई कंपटीशन हुए, मैं वो सब कंपटीशन खेला और मैं फिर भी इंडिया टीम में ही रहा था। और फिर उसके बाद 2011 में नेशनल गेम्स आती हैं झारखंड में, 2011 में मैं वो नेशनल गेम्स खेलता हूं, उनमें भी जीतता हूं, मैं इंडिया टीम में तब भी कंटिन्यू था। बट आप लोग मानोगे मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई थी। अब वो स्कूल का बच्चा 2005 में जो सबसे छोटा था वो सोच रहा था कि उसको 2012 का ओलंपिक खेलना है कैसे भी। 11 में भी इंडिया टीम में था और मेरा रूममेट था, मेरा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, विकास कृष्ण यादव, वो 2010 की एशियन गेम्स खेलता है, हम दोनों एक साथ में ही थे। मुझे होता है कि अभी एशियन गेम्स खेल लिया, 12 का ओलंपिक भी खेलेगा, मुझे भी ओलंपिक खेलना है। हम दोनों रूममेट थे, वो अलग वेट कैटेगरी में था, मैं अलग वेट कैटेगरी में था। तो 2011 में मुझे 2 कंपटीशन मिलते हैं, एक प्रेसिडेंट कप होता है, एक वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स होती है। मैंने अपनी इंडियन मिलिट्री को वर्ल्ड मिलिट्री गेम में रिप्रेजेंट किया था, वो भी बहुत प्राउड की बात थी मेरे लिए। बट उन दोनों में ही मैं इक्वल स्कोर से हार जाता हूं, जैसे 10 बराबर से इंडिविजुअल स्कोर में मुझे हरा दिया गया। तो वो जो ओलंपिक का चांस था लंदन ओलंपिक्स का, वो मुझे नहीं मिलता है। और वो जब मुझे वो लंदन ओलंपिक्स का चांस नहीं मिलता तो मैं सोचता हूं अब ये टीम आयरलैंड और इंग्लैंड जाएगी लंदन ओलंपिक्स के लिए, तो अब मैं क्या करूं। तो 2012 में मैं सोचता हूं मुझे कुछ और करना चाहिए तो मैंने एमएमए ज्वाइन कर ली। मैं एमएमए का एक शो आया था 2012 में, एसएफएल चैलेंजर्स के नाम से, एक जूम चैनल था, उस पे आता था वो ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत लातें पड़ी हैं वहां पे। और
बड़े बड़े वेट वालों के साथ, तो मुझे समझ में आया मैं उसमें एक फाइट हार जाता हूँ। पर अब मुझे जिद हो जाती है कि एमएमए वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि बॉक्सिंग वाले नकली हैं। मैं एक और फाइट करता हूँ, वो जीतता हूँ और एमएमए छोड़ देता हूँ। फिर एमएमए छोड़ने के बाद अब मुझे लगता है कि 2012 का ओलंपिक तो चला गया। अब 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद टीम वापस आ जाती है। मैं विकास फिर दोबारा सेम रूम में, सेम हॉस्टल में, पटियाला में। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मैंने सोचा था वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। और फिर मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में सर्च करता हूँ। 2012 में मैं ये चीजें सर्च करता हूँ और 2013 में मैं पहली बार जाता हूँ चाइना में प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलने। चाइनीज बॉक्सरों के साथ ही मेरी फाइट होती है और मुझे पता भी नहीं होता उनके बारे में। एक तो उनमें से वर्ल्ड चैंपियन था कैंजू, मैं उसको उसके देश में ही हरा के आ जाता हूँ। और फिर वहां पे मैं चाइना में और भी फाइटें करने जाता हूँ। और ये सब फाइटें फुइटें करने के बाद मुझे लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इंडिया में भी होना चाहिए, इंडिया में भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग होनी चाहिए। तब मैं अपने दोस्तों को, मेरे भाई को, इन सबको इन्वॉल्व करता हूं कि एक हम फेडरेशन बनाते हैं इंडिया में। हमने एक फेडरेशन बनाई, मैं उसमें कुछ भी नहीं था, मैंने सलाह दी कि एक फेडरेशन बनाओ और हम इंडिया में भी जैसे चाइना में करते हैं। आप सबको बता दूं, उस टाइम तक सोच यूएसए की नहीं थी और चाइना के कंपटीशन था, तो हम सोचते हैं जैसे चाइना में फेडरेशन है तो हम एक इंडिया में बनाएं। तो हम एक फेडरेशन बनाते हैं और उसका पहली बारी कंपटीशन करवाते हैं दिल्ली में, एशिया टाइटल जो मैं लड़ता हूं 7-8 फाइट के बाद। फेडरेशन का नाम होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, पीबीओआई। और उस टाइम कुछ भी ज्यादा नहीं पता होता। एक एशिया टाइटल कराते हैं, मेरे साथ एक फिलीपींस का बहुत अच्छा बॉक्सर होता है, वो लड़ने आता है। मैं एशिया टाइटल 2015 में पहली बार जीतता हूं। और अब ये सब सोचते सोचते एक और चाहिए दिमाग में, एक चीज और चल रही थी कि प्रोफेशनल के लिए तो कर रहा हूं, मुझे तो ओलंपिक भी खेलना था। अब 2016 का रियो ओलंपिक्स आता है और रियो ओलंपिक्स के टाइम पे मुझे पता लगता है कि अमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने एक रूल बनाया है कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स भी ओलंपिक्स खेल सकते हैं। तो उनका एक कंपटीशन होगा 2016 में, अगस्त में ओलंपिक्स होना था और जून की ये बात है। उसके लिए मैं सिलेक्ट हो जाता हूं कि इंडिया से मैं रिप्रेजेंट करूंगा एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स में। और आप सबको बता दूं, अपनी सरकार ने और साई ने बहुत हेल्प की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक सर थे पीसी मखोलिया जी, उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं सुबह उनके पास जाता था, शाम तक उन्होंने काम करके दिया और मेरे लिए स्पेशल फंड रेज होते हैं साई से और मैं ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए वेंजुला में जाता हूं। वहां पे दिक्कत ये थी कि मैं 60 केजी का था, लेकिन 64 किलो में ऑलरेडी कोई क्वालिफाई हो गया था और मेरा 63 केजी वेट चल रहा था। मैं सोचता हूं ये ओलंपिक क्वालिफायर्स मैं 69 केजी के लिए करता हूं, तो मेरा 63 केजी वेट था। मैं 69 में खेलने के लिए 65 केजी अपना वेट करता हूं और मैं वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स में जाता हूं। वहां पे मेरी सब अच्छी अच्छी फाइट होती है, जर्मनी के साथ, स्पेन के साथ और 2-3 कंट्रीज के साथ। तो वहां पे जो सेमीफाइनल फाइट होती है, सेमीफाइनल फाइट मैं हार जाता हूं। अगर वो जीत जाता तो मैं रियो ओलंपिक्स भी जरूर खेलता। बट अब यही था कि मैं एक जगह मैंने अचीव कर लिया, प्रोफेशनल बॉक्सर्स को, इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर्स को वो जगह दिला दी है कि वो भी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जा सकते हैं। अब मेरे टारगेट सिर्फ प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए थे। मैं फिर दोबारा 2016 में एक ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत तगड़ा बॉक्सर होता है, वो मुझे चैलेंज करता है एशिया टाइटल के लिए। वो फाइट मैं दोबारा जीतता हूं। फिर 2017 में दोबारा मुंबई में एशिया टाइटल की फाइट होती है। उस कार्ड में को मेन इवेंट मैं था और मेन इवेंट विजेंद्र भाई थे और वहां पे मुंबई के सब सेलिब्रिटीज आए थे। तो वो इवेंट होता है वहां पे। फिर दोबारा मैं तीसरी बारी एशिया चैंपियन बनता हूं और उसके बाद मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं यूएस के, कनाडा के। तब मैं चाइना, फिलीपींस और ये सब भूल के मैं सोचता हूं अब यूएसए की तरफ, कनाडा की तरफ जाते हैं। और फिर वहां पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कनाडा में, काफी दिन मैं वहां पे फाइट वगैरह खेलता हूं। और ऐसे ऐसे मैं फिर जो मैक्सिकन, जो ब्रूटल बॉक्सर बताए गए हैं दुनिया के, उनके साथ जाके मैं वहां पे फाइट करता हूं और उनके साथ जाके, उनके साथ खेल के, उनके साथ लड़के बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैं यूएस में ट्रेनिंग करता हूं। अभी 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था उससे पहले भी मैं भी वहां पे था, मेरे साथ विकास कृष्ण यादव भी वहां पे था। तो मैं वर्ल्ड में सब अलग अलग बॉक्सर्स के साथ खेला, जो भी तगड़े थे। मैं मैक्सिको में भी 3-4 फाइट पहले भी खेला था, चाइनीज के साथ खेला, यूएसए वालों के साथ खेला, कनाडा में खेला। तो अब मुझे किसी ने बताया कि होसे सपेदा एक वर्ल्ड चैंपियन है सुपर लाइट वेट का और मैं वेल्टर वेट का था। तो मैंने वेट कट किया कि मुझे उसके साथ लड़ना है क्योंकि वो बहुत तगड़ा, उसके चर्चे हैं। और वो फाइट 2023 मार्च में मैक्सिको में ही होनी थी। और उसके पीछे मेरा एक ये भी रीजन था
कि जहां पे ये फाइट होनी थी गुदालहारा में, वहां पे 2008 में मैं पहली बार इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने गया था। तो मेरे को ये था कि ये फाइट मुझे कैसे भी लेनी है और इसके साथ मुझे लड़ना है और मुझे प्रूव करना है कि इंडियन किसी से कम नहीं है। तो होसे सपेदा का ये था कि वो डेड नॉकआउट करता था, किसी को भी करता था। तो और मुझे ये था कि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना है, मुझे गुदालहारा मेक्सिको जाना ही है फाइट करने के लिए। तो हम ये फाइट करने के लिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट आता है, मैं ट्रेनिंग करने के लिए फिर दोबारा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में ही चला जाता हूं। तो 23 तारीख की सुबह 23 तारीख को उन लोगों का मेल आता है कि टिकट आ गई है, और उन लोगों को बोला था कि भाई बिजनेस क्लास करना, बहुत दूर का सफर है और मैं बिजनेस क्लास के बिना ट्रैवल नहीं करूंगा। उन लोगों ने इकोनॉमी क्लास की टिकट भेज दी, और वो टिकट भी बॉम्बे से भेज दी। मैं पुणे से दिल्ली आया हूं, फिर दिल्ली से वापस बॉम्बे जाता हूं। 23 तारीख की रात की बात है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये कौन सी बात हुई, इकोनॉमी में भी जा सकता है, पर आप लोगों को बता दूं कम से कम 20 घंटे लगते हैं मैक्सिको जाने के, और अगले दिन मुझे जाके वहां पे लड़ना भी होता है। इकोनॉमी में बैठ के पैर जुड़ जाते हैं, आदमी सीधा भी नहीं रह सकता। इसलिए मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूं कि अच्छा जाके परफॉर्म करूं। मुझे सिर्फ जाके खेलना नहीं होता, अच्छा परफॉर्म करना होता है, अच्छा रिजल्ट देना होता है। तो फिर बॉम्बे से इकोनॉमी क्लास होती है, और ये फ्लाइट भी कनेक्टिंग थी मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको सिटी से गुदालहारा। तो अब एम्स्टर्डम से फ्लाइट उड़ती है मैक्सिको सिटी के लिए, और जब हम मैक्सिको सिटी पहुंचते हैं तो हम लगभग शाम के 6-7 बजे पहुंच जाते हैं, कि हमारे पास टाइम था 1-1.5 घंटा कि हम दूसरी जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो मैक्सिको सिटी से गुदालहारा की पकड़ लेंगे। पर आप लोगों को बता दूं वहां पे भीड़ इतनी थी कि 3 घंटे तक इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुआ, और हम वहां पे खड़े रहे, और जब तक वो 8 या 9 बजे वाली जो भी फ्लाइट थी वो फ्लाइट निकल जाती है। अब ये फ्लाइट निकलने के बाद हम 23 तारीख में की ही बात है, 24 तारीख को मेरे वेइंग थे गुदालहारा में। हम मैनेजर को फोन करते हैं जो हमसे कनेक्ट कर रहा था गुदालहारा में, उसको बोलते हैं, वो बोलता है कि अभी कोई फ्लाइट नहीं है, सुबह 7:30 बजे की, आप लोग होटल ले लो, एयरपोर्ट में बहुत अच्छे होटल है, आप वहां पे कहीं पे भी सो सकते हो। अब हम लोग इमिग्रेशन से अपना लगेज उठा के होटल्स को देखने के लिए निकलते हैं। हम मैक्सिको सिटी के एयरपोर्ट पे जो भी होटल होते हैं उनको सर्च करना शुरू कर देते हैं। सब के सब फुल थे, किसी में भी रूम अवेलेबल नहीं था। फिर मैं बोलता हूँ कुलदीप को, भाई अगर आज मैं रात को नहीं सोया तो कल कैसे वेट दे पाऊंगा, कल कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा, और कल जाते ही वहां पे वेट है, कैसे सब कर पाएंगे। और फिर मैं सोचता हूँ मीडिया वाले तो है ही हैं, मैं सोचता हूँ कुछ तो करना पड़ेगा भाई। मैं कुलदीप को बोलता हूँ कुछ जुगाड़ लगा। कुलदीप बोलता है कि जो जो होटल के जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वैन होती हैं उनके ड्राइवर से बात करता है, उनको जो मैक्सिको कुछ करेंसी होती है पीसो में, कुछ पीसो देता है उनको। और ये रात के अब शायद 1 या 2 बज चुके होते हैं। तो जब रात के 1-2 बज जाते हैं तो कुलदीप उस बंदे से सेटिंग शूटिंग करके सब कुछ करके हम एक वैन के अंदर सो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मच्छर थे। और मैं वहाँ पे 2 बजे अगर सोता हूँ तो मुझे वापस एयरपोर्ट पे जो 7:30 बजे की फ्लाइट थी उसको लेना होता है। मैं 2-4 घंटे वैसे ही सीट पे कैसे सो सकते हैं वैसा सोता हूँ, और फिर दोबारा हम 7:30 बजे की फ्लाइट लेके गुदालहारा पहुँचते हैं। और जब गुदालहारा पहुँचते हैं तो होटल पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 10 बज जाते हैं। और 10 बजने के बाद जब वहां पे पहुंचते हैं तो 1 बजे वहां पे कोई एक जगह होती है मार्केट में, जहां पे ओपन मार्केट हाँ, जहां पे ओपन मार्केट के बीच में फेस ऑफ होना होता है और वेंगिस होने होते हैं। अब जब पहुंचे वहां पे मैं बोलता हूँ थोड़ी देर सो जाऊं, वो बोलता है नहीं वेट भी देना। मैं वेट भी कट कर रहा हूँ बिकॉज मैं वेल्टर वेट का था और मुझे सुपर लाइट वेट में खेलना था, नीचे डाउन आना था, 63 में आना था। तो मैं वेट भी कट कर रहा हूँ, मैं कुछ खा भी नहीं सकता। और हम लोग फिर सीधा पहुंचते हैं मार्केट में। मैं फेस ऑफ करता हूं, उसके साथ वेट वगैरह देता हूं, और वहां पे सब इंडियंस को देख के ऐसे नकली है ये सब लोग वो सोच रहे थे। अब मैं कुलदीप को बोलता हूं भाई तू अपने रूम में सो, मैं सोता हूं, मुझे तंग मत करना, मेरे को सीधा रात को उठाना जब खाना खाना होगा, और मैं खाना खा के फिर दोबारा सो जाऊंगा। 24 घंटे से ज्यादा की जर्नी हो चुकी है, जिसमें मैं फ्लाइट में भी हूँ, मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा, मैं कहीं टैक्सी के अंदर भी सो रहा हूँ, और मैं सिर्फ ट्रेवलिंग में हूँ, मुझे अब तक बेड नहीं मिला है। मैं कुछ खाता हूँ और सो जाता हूँ, फिर सुबह सीधा 7 बजे उठता हूँ। और जब 7 बजे उठ के अपने होटल के बाहर निकलता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। जहाँ पे मैं 2008 में एक यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने आया था, एक अमेचर बॉक्सर आया था, वहाँ पे एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर मेरी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगी हुई हैं। एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ मैं फाइट कर रहा हूँ, और मैं जब स्टेडियम में पहुँचता हूँ तो देखता हूँ ये वही स्टेडियम है, और बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है कि ये वही स्टेडियम है। आज तो मैं कुछ अलग करके ही जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने सोचा था वही सब कुछ हो रहा है। फिर मैं वहां पे जाता हूं, अब सब मैक्सिकन थे, मैं मेन कार्ड था, मेन इवेंट मैं ही था उस इवेंट का। मेरी एंट्री पहले होती है,
किसी मैक्सिकन की कोई ताली नहीं बज रही, कुछ नहीं हो रहा, सबको ये लग रहा है कि ऐसे ही आ गया कोई भी इंडियन। जब उसकी एंट्री होती है सब लोग तालियां बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फाइट बहुत गजब जाती है। 10 राउंड की फाइट होती है। मैं जीतता तो नहीं वो फाइट, लेकिन मैं लोगों के वहां पे दिल जीत लेता हूं। सब मैक्सिकन्स के सब मैक्सिकन मेरी तारीफ कर रहे थे। वापस आता हूं होटल में तो मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक पूरी मैसेजेस से भरी हुई थी। लोगों ने मुझे हुलियो सीजर सेविज ने क्या कमेंट्री की है उसको ट्रांसलेट कर करके मुझे भेजा हुआ था मैक्सिकन लोगों ने। तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं खुद की जो मेरी परफॉर्मेंस थी उससे मैं बहुत ज्यादा खुश था कि एक वर्ल्ड चैंपियन जो ब्रूटल है, जो सबको नॉकआउट करता है, और वो मुझे गिराने की सोच रहा था और मैंने कितने फन से वो फाइट खेल ली है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। जब मैं अगले दिन उठता हूं तो मैं सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करने के बाद एक लाइव कर रहा होता हूं। जब मैं वो लाइव कर रहा होता हूं इंडियन लोगों के साथ, पीछे से जो मेरा अपोनेंट था कल की फाइट का होसे सपेदा, वो पीछे से आता है और मैं उसको बोलता हूं कि ब्रदर टेल देम हाउस द फाइट यस्टरडे। वो बोलता है यू आर अ वॉरियर। वो लाइव में आके बोलता है ये बात। वो बोलता है मेरे हाथ स्वेल्ड हो गए हैं और इंडिया में इतने अच्छे बॉक्सर हैं। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि मैंने इंडिया का नाम बहुत अच्छा कर दिया है। जहां पे ये लगता था लोगों की इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सर है ही नहीं, एक वर्ल्ड चैंपियन मेरे लाइव में आके मेरी तारीफ कर रहा है। और होसे सपेदा बोलता है मैंने बहुत ट्राई किया तेरे को नॉकडाउन करने की, तेरे को पंचिस मारने की, फेस से नॉकडाउन करने की, नीचे से मतलब पेट में मार के तुझे नॉकआउट करने की बहुत कोशिश की, बट मेरे हाथ स्वेल हो गए, तुझे नॉकआउट नहीं कर पाया। तो उसने मेरे डिफेंस की बहुत तारीफ की। तो होसे सपेदा के साथ मैं एक तगड़ी फाइट देके, अच्छी फाइट लड़के, मैक्सिको में तो इतनी चर्चा हो रही थी और जब मैं इंडिया में आया तो किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। तब मैं सोचता हूं कि मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज है। जो अच्छे बॉक्सर हैं उनको कोई जानता ही नहीं। तो जैसे अपने इंडियन बॉक्सर हैं विकास कृष्ण यादव, 3 बार ओलंपिक खेले हैं, अर्जुन अवार्डी है, उसको कोई नहीं जानता इंडिया में, और जैक पॉल को सब जानते हैं। तो अब मेरे को ये था कि जैक पॉल को ही तोड़ूं। मैंने उसकी फाइट्स देखी, भाई ये तो नकली बॉक्सर है, ये इतना फेमस है, विकास कृष्ण यादव को इंडिया में कोई पूछ ही नहीं रहा, जैक पॉल को सब पूछ रहे हैं। तो मुझे जो इंडियन बॉक्सर्स हैं, जो विकास कृष्ण यादव जैसे या अमित पंघाल जैसे जो भी लोग हैं अपने इंडिया में, दीपक जैसे जो भी लोग हैं, मुझे उन सब का नाम आगे लेके जाना है। तो हमने चैलेंज कर दिया है जैक पॉल को ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो मेरे साथ फाइट करेगा। अगर ये फाइट होती है तो मैं जाता हूं पोर्तो रिको और उसको जाके फेक पोल बनाता हूं, और वहां पे जाके पूरी दुनिया को पता लगेगा कि इंडियन बॉक्सर्स के अंदर कोई दम है, और ये मैं फाइट इंडियन बॉक्सर्स के लिए करूंगा और जीतूंगा। जैक पॉल और बाकी कई लोग ये कह रहे हैं कि मैं फेम के लिए कर रहा हूं, अपने नाम के लिए कर रहा हूं। तो आप सबको बता दूं मैं मेरे नाम के लिए नहीं, इंडिया के नाम के लिए कर रहा हूं। जब मैं वहां पे लड़ूंगा तो वहां पे इंडिया का नाम होगा, इंडियन बॉक्सर बोला जाएगा। मैं इंडिया के नाम के लिए कर रहा हूं और मैं इंडिया पे प्राउड करता हूं। आप सबको बता दूं कि मैं पहले इंडियन आर्मी में था, मैंने इंडिया को वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में रिप्रेजेंट किया है। तो मैं अपने इंडिया के नाम के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी से भी लड़ सकता हूं। तो मैं आज जोश टॉक्स के जो मंच पे आया हूं, मैं इसीलिए आया हूं कि जो भारत के बॉक्सर हैं उनका नाम अच्छा हो, उनको हर तरह की जो सुविधा है वो अच्छी मिले, फाइनेंशियल वो तगड़े हो, और उनको भारत में लोग पूछें। और ये तभी हो पाएगा जब ये बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच पाएगी, और ये आप सबके माध्यम से पहुंच पाएगी। इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। मेरे को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।